हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार और आज पुनः मैं एक नई टेस्ट सीरीज़ लेकर के आप लोगों के लिए आया हुआ हूं। और जो भी म्यूज़िक फैकल्टी के स्टूडेंट हैं उनके लिए टेस्ट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और जैसा कि कमेंट के माध्यम से हमको पता चलता है और बीच में कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर लाइव आकर के टेस्ट को लीजिए, तो उसकी व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लाइव आकर के भी हम टेस्ट लेंगे ताकि आप अपने जवाब जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में हमको दे सकें। तो ज़्यादा समय को न गंवाते हुए और आपके समय के महत्व को भी समझते हुए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और आपके बीच ये पहला क्वेश्चन आपका रहा, वो क्वेश्चन ये है कि राग मालकंस में इसको मालकंस कर दीजिए। ठीक है, मालकंस या मालकंस दोनों की राग होता है कि राग मालकंस कर दीजिए, मालकंस। ठीक है, चलो भैया मैं कलर मैचिंग कर ले रहा हूँ इस पर। राग मालकंस के मध्य गंधार से यदि मूर्छना की जाती है तो राग मिलता है। कहने का सेंस है कि अगर गांधार स्वर से मूर्छना अगर मालकंस में की जाए तो कौन सा राग हमको प्राप्त होगा, कौन सा राग हमको मिलेगा, उस राग के बारे में आपको बताना है। पहला मधुकंस, दूसरा चंद्रकंस या चंद्रकंस, तीसरा दुर्गा और चौथा भोपाली। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप अपने समय को ना गंवाएं और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी जवाब हैं आप उसको लिखें। उसमें पश्चात मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि आपको मूर्छना करनी होगी, फिर जो स्वर समूह तैयार होगा उस स्वर समूह के बिहार पे आपको पहचानना होगा कि ये जो स्वर समूह नया प्राप्त हुआ है इस स्वर समूह के आधार पर कौन सा राग बन रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का प्रोसीजर इसका होगा। तो आप अपना दिमाग दौड़ाएं और प्रयास करें। राग मालकंस के मध्य गंधार से यदि मूर्छना की जाती है तो नया राग जो बनेगा वो राग कौन सा होगा, प्रश्न ये है आपके समक्ष। तो आप इस प्रश्न को पूरी तरह से पढ़ लें, समझ लें और अपने जवाब दें आप कमेंट के माध्यम से। उम्मीद है आप लोगों ने अपने अपने जवाब दे दिए होंगे। और अगर आपने अपने जवाब दे दिए हैं तो चलिए हम लोग उसके सही उत्तर पर चलते हैं। जब हम गांधार मध्य गंधार से मूर्छना करते हैं तो हमें जो स्वर समूह प्राप्त होता है उस स्वर समूह के आधार पर जो राग बनेगा उस राग होगा मधुकंस। तो आप में से जिसका इसका जवाब मधुकंस है उनका जवाब सही है, और जिनका जवाब गलत हो गया है वो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, उनकी समस्या दूर हो जाएगी। अगला सवाल आप लोगों के बीच में अच्छा क्वेश्चन है, ने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। अब इसमें एक नाम है, जिस नाम से ख्याल गायकी के आविष्कार का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन सा है। ठीक है, मान सिंह तोमर, हुसैन मोहम्मद शर्की, गुलाम नबी या तानसेन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसलिए है कि मैक्सिमम लोगों ने जब ख्याल के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने पढ़ा होगा कि अमीर जो थे खुसरो, अमीर खुसरो साहब ने ख्याल गायकी का निर्माण किया। और वर्तमान समय में जो ख्याल गायकी चलती है उसके 2 सोपान होते हैं। ठीक है, एक छोटा ख्याल होता है, एक बड़ा ख्याल होता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्लूज आपको मिल सकते हैं। तो उसके बिहार पे आप हमको बताएं कि मान सिंह तोमर, हुसैन मोहम्मद शर्की, गुलाम नबी या तानसेन, इनमें से ख्याल गायन का निर्माण किसने किया, इनका संबंध जो है वो ख्याल गायन से है। अच्छा क्वेश्चन है ये, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं न कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा हो। और अगर देखा होगा तब तो कर लेंगे आप, और नहीं भी देखा होगा अगर आपने मध्यकालीन इतिहास को ध्यान से पढ़ा होगा तो भी आपको कहीं न कहीं ये बात जरूर पढ़ने को आई होगी, मिली होगी कि भाई इस का संबंध, इस विद्वान का संबंध जो है ख्याल गायकी से रहा हुआ है। चलिए कमेंट के माध्यम से अपने जवाब आप दे दें। बहुत अच्छे, अगर आपको जवाब देना होगा तब तक आपने दे दिया होगा ऑप्शन ABCD के माध्यम से। तो हम लोग आते हैं अपने सही ऑप्शन पे। तो इसमें जिसने जिसने ऑप्शन B, ठीक है, हुसैन मोहम्मद शर्की जौनपुर के सुल्तान थे और इनको श्रेय जाता है बड़े ख्याल के निर्माण का। बड़ा ख्याल जो हमने बताया ना कि जो छोटा ख्याल होता है, बड़ा ख्याल होता है, तो इसमें जो बड़ा ख्याल जो पैटर्न है उसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद हुसैन शर्की को जाता है। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख लो आप। 10 थाट, जिसको मेल भी कहते हैं, कि आधुनिक हिंदुस्तानी थाट पद्धति को ने विकसित किया। इसमें से किस विद्वान ने
जो वर्तमान समय में जो उत्तर भारत में थाट पद्धति चलती है उसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है विष्णु नारायण भारतखंडे और भातखंडे, आफ्टर दैट विष्णु दिगंबर पलुस्कर, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर और प्रोफेसर BR देवधर। तो इन चारों में से वो कौन सा विद्वान है जिसको श्रेय जाता है कि भाई आपने जो है 10 थाट के निर्माण का प्रोसेस बनाया? आपका समय चल रहा है, आप कमेंट के माध्यम से अपने जवाब दें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि CP स्मार्ट क्लास एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे कई सब्जेक्टों की तैयारी होती है, जिसमें आपका हिंदी हो गया, म्यूज़िक हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, GK GS हो गया और भी तमाम फैसिलिटीज़ हैं, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। तो इनसे रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ आती हैं और जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है CP स्मार्ट क्लास। तो आप अगर अभ्यर्थी हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप किस सब्जेक्ट से अपनी तैयारी कर रहे हैं उसकी इंक्वायरी के लिए आप CP स्मार्ट क्लास के मोबाइल नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लिया करें। नंबर है 6392030782। आप कॉन्टैक्ट कर लें या फिर आप व्हाट्सअप कर दें, जो भी स्थिति होगी हमारी ऑफिस जो है वो आपसे संपर्क करेगी। और आप जो कोर्स की इंक्वायरी के लिए आए हुए हैं वो कोर्स हमारे यहाँ उस समय चल रहा है कि नहीं चल रहा उसकी आपको प्रॉपर जानकारी दे दी जाएगी। चलिए ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो भैया इसमें ऑप्शन ए सही है और जिसका इसका जवाब है VN भारतखंडे, विष्णु नारायण भारतखंडे, उनका जवाब बिल्कुल सही है। और विष्णु नारायण भारतखंडे के बारे में आप जानते हैं कि एक म्यूजिक में क्रांति लेके आने का, रेवोल्यूशन लेके आने का श्रेय जो है विष्णु नारायण भारतखंडे जी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। श्रीनिवास, पंडित श्रीनिवास के शुद्ध गंधार की फ्रीक्वेंसी क्या थी? ठीक है, शुद्ध गंधार की फ्रीक्वेंसी क्या रही? 440 हर्ट्ज, 288 हर्ट्ज, 320 हर्ट्ज, 270 हर्ट्ज। शुद्ध गंधार की फ्रीक्वेंसी इसमें से क्या है जो श्रीनिवास ने माना? सही जवाब आप दें। श्रीनिवास के अनुसार गांधार स्वर की, शुद्ध गांधार स्वर की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 270 थी, 320 थी, 288 थी या 440 हर्ट्ज? कितना थी? फटाक से अपना जवाब दें। चलिए, इस क्वेश्चन में आप में से जिन जिन लोगों ने ऑप्शन बी 288 हर्ट्ज, जिसने 288 हर्ट्ज पे अपना बटन दबाया हुआ है ऑप्शन बी पे, उनका जवाब बिल्कुल सही है। बाकी लोग थोड़ा सा तैयार कर लें क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं और एग्ज़ाम के परिदृष्टि से बनाए गए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में सहायता मिल सके, आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। और आपके सर पे एग्ज़ाम है, चाहे वो MP का हो चाहे वो BPSC का हो, ठीक है। और साथ में हमारे यहाँ CP स्मार्ट क्लास पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब अवेलेबल हैं। आप में से जो भी अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक मेरे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित पलुस्कर ने इस साल गंधर्व महाविद्यालय स्थापित किया? अच्छा क्वेश्चन है। 1869, 1932, 1901 या 1914? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जो अपना विद्यालय स्थापित किया था, पहला विद्यालय उनका लाहौर में था, ठीक है, गंधर्व महाविद्यालय के नाम से। तो उसकी स्थापना उन्होंने कब की हुई थी? 1932 में की थी, 1869 में की थी, 1901 में की थी, 1914 में की हुई थी। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। आप इसको सॉल्व आउट कराएं, अपने ऑप्शन A, B, C, D के माध्यम से अपने जवाब आप दें। और ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि आपको बिल्कुल ज़बानी याद होने चाहिए कि जब आपके सामने क्वेश्चन ये आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल कोई जोड़ घटाना गुणा भाग ना करना पड़े। आप फटाक से प्रश्न देखिए, तुरंत आपने उत्तर दे दिया, ताकि अपना समय जो आपका बच रहा है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड करके जो आपका समय बच रहा है उसको कहीं दूसरे क्वेश्चन पर हम यूटिलाइज कर सके, ठीक है। ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है एग्जाम की कि अपने समय को कितना ज़्यादा बचाया जाए ताकि कोई अगर लेंदी क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर हम समय दे सके, ठीक भैया। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। और इसमें से जिसका जिसका जवाब है ऑप्शन C 1901, 5 मई 1901, ठीक है, लाहौर में इन्होंने क्या किया था?
गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की हुई थी, पहली ब्रांच थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए भाई मेरे, आ जाते हैं भैया लोग। नाद की वह विशेषता जो एक वाद्य की तान श्रेणी दूसरे से, इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको मैं सुधार दे रहा हूँ, ठीक है ना। नाद की वह विशेषता जो एक वाद्य, ये यहां से काटिए, एक वाद्य श्रेणी को दूसरे वाद्य से अलग करती है, इसका सेंस ये निकल रहा है। ठीक है, नाद का वह कौन सी विशेषता, नाद की वह कौन सी विशेषता होती है जिसके माध्यम से जो ध्वनियाँ होती हैं वो अलग अलग सुनाई देती हैं। ठीक है, सुर होता है, ध्वनि निरूप होता है, छोटापन बड़ापन होता है, ये कोटा हो गया यहाँ पे, इसको छोटा कर लो भैया। ठीक है, छोटापन बड़ापन हो गया है, या फिर स्वर संगति हो गई है, जो स्वरों का जो कॉम्बिनेशन होता है। तो नाद की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके आधार पे एक वाद्य का जो साउंड होता है वो दूसरे वाद्य से अलग होता है। क्वेश्चन ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व आउट करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। नाद के जो गुण हैं, नाद के गुण के अंतर्गत ये चीज़ आती है। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि मतलब कि साउंड अलग अलग सुनाई देता है भाई। हारमोनियम का साउंड अलग है, हारमोनियम से मैं सा बजाऊंगा वो अलग सुनाई देगा, मैं वायलिन से सा बजाऊंगा उसका अलग टेक्सचर होगा। ठीक है, गिटार से सा बजाएंगे उसका अलग टेक्सचर होगा, वीणा से बजाएंगे अलग टेक्सचर होगा। तो ये जो टेक्सचर बदल रहा है बार बार, वो नाद की कौन सी विशेषता है वो। ठीक है, आप बताएं इस चीज को। सुर, ध्वनि रूप, छोटापन बड़ापन या स्वर संगति। उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा अब तक। चलिए चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा समय आप लोगों को कम दिया जाए, ताकि जिन लोगों के पास थोड़ा समय का अभाव हो वो भी पूरे पूरे क्वेश्चन देख सके। ठीक है, और उनको बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए भैया, इसमें जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ध्वनि रूप। इसका जो ध्वनि रूप होता है वह बदल जाता है। ठीक है, इसी को टेक्सचर बोलते हैं। ध्वनि रूप को क्या बोलते हैं, टेक्सचर बोलते हैं। तो ध्वनि रूप जब बदलता है तो हमें साउंड अलग अलग सुनाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि छोटापन बड़ापन जो होता है वो दूर आने जाने के लिए होता है, सुर दूसरी चीज है। ठीक है, उसके बाद स्वर संगति कॉर्डिंग हो गई, जहाँ पे स्वरों के साथ जो संगति होगी। तो इस ऑप्शन के लिए ध्वनि रूप जो है बेटर देन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने कि हम ऑप्शन देख करके डिसाइड करते हैं कि उस ऑप्शन में बेटर देन ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। और जो मैं नंबर की बात आपसे कर रहा था, नंबर ये है 8299226960, आप किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे सामने आपके नंबर लिखा होगा, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, नंबर आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि प्राचीन श्रुति पद्धति में स्वरों को उनके निजी श्रुति के किस स्थान पर रखा जाता था। पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, आखिरी स्थान पे, किस स्थान पे श्रुतियां जो होती थी, जो स्वर होते थे वह श्रुति के किस सोपान पे स्थित होते थे। सबसे पहले स्थित होते थे, या एक छोड़ के, या दो छोड़ के, या फिर अंतिम पे किस पे होते थे, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जवाब आप लोग दें इसका। समय स्टार्ट है आपका। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, म्यूज़िक फैकल्टी को लेकर के हमारा जो सीपी स्मार्ट क्लास है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से अब तक बहुतेरे बच्चों ने अपने सपनों को साकार किया हुआ है। और एक समय ये भी था कि बिहार के बीपीएससी 2 में हमारे यहाँ म्यूज़िक फैकल्टी के अंतर्गत जो डांस होता है, डांस की यहाँ अलग क्लास चलती है, म्यूज़िक की अलग क्लास चलती है। क्योंकि हम छोटी छोटी हर बात पे ध्यान देते हैं, हम ये जानते हैं कि बच्चा जो हमसे जुड़ा हुआ है उसका अंतः भाव क्या है। तो जो डांस फैकल्टी हमारी थी उसमें भैया हम लोगों का 100% रिजल्ट था। जितने बच्चे हमारे पास थे, 25-50 जो भी बच्चे हमारे पास थे, 100 बच्चे जो भी थे, वो सब के सब सेलेक्ट हुए। तो परफॉर्मेंस जो है वो 100% का समझिए कि स्ट्राइक रेट भी इसका है, और जो एवरेज इसका है मार्क गेन करने का या फिर रिजल्ट देने का, वो भी जो 100% का है। इतना अच्छा औसत तो अपने विराट कोहली जी का भी नहीं है, जबकि भाई वो दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, चलिए आते हैं। इसमें से जिसने भी
आखिरी श्रुति अर्थात डी ऑप्शन को चूज किया हुआ, उनका जवाब सही है। ठीक है ना। प्राचीन श्रुति पद्धति, प्राचीन श्रुति पद्धति का मतलब यह है कि भरत काल से, तो भरत ने अंतिम श्रुति पे स्वरों की स्थापना की हुई थी, तो इसके पूछने का वही सेंस था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी संगीत में यह सामान्यतः उपयोग होने वाली स्वर लिपि पद्धति, कहने का मतलब ये 4 स्वर लिपि पद्धतियां हैं आपके सामने, नोटेशन। ठीक है ना। नोटेशन के प्रोफार्मा ये 4 हैं, और इनमें से जो वर्तमान काल में जो वेस्टर्न म्यूजिक में यूटिलाइज होती है वो कौन सी स्वर लिपि पद्धति है, कौन सा नोटेशन पैटर्न जो है वो यूज़ किया जाता है। संगीत सारणी स्वर लिपि, या फिर सोल्फा स्वर लिपि, या न्यूमिन्स स्वर लिपि, न्यूमन्स बोलते हैं उसको, और या फिर ची हो। ठीक है ना। तो इन चारों में से चारों ये जो नोटेशन के पैटर्न हैं ये चारों वेस्टर्न के हैं, तो इन चारों में से वर्तमान टाइम में कौन सा यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। स्वर लिपि पद्धति कौन सी यूटिलाइज की जाती है, नोटेशन लिखने के लिए हम कौन से पद्धति का यूज़ करते हैं, किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, चीफ का यूज़ करते हैं, न्यूमन्स का यूज़ करते हैं, सोल्फा का यूज़ करते हैं, या फिर संगीत सारणी स्वर लिपि पद्धति का यूज़ करते हैं वर्तमान टाइम में। जवाब आप दें। एमसीक्यू क्वेश्चन में खास करके म्यूजिक डिपार्टमेंट में मेरा मानना है कि अगर आपने स्टडी की हुई है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने रिवाइज प्रॉपर वे में किया हुआ है, तो आपके जवाब जो हैं वो उतने ही समय लगेंगे जितना आपको टाइपिंग में टाइम लगे। अगर आपको जवाब पता है तो, अगर तुक्का मार रहे हैं तो भाई उसमें आप अपना अपना उपाय लगा रहे होंगे। चलिए आते हैं हम लोग सही जवाब की तरफ, और हम लोगों का जो सही जवाब भैया वो है, सबके दिमाग में तो आ गया होगा कि ग्रांड स्टाफ वाला नोटेशन चल रहा है, तो इसमें से ग्रांड स्टाफ किसको मानेंगे, तो जो सारणी है संगीत सारणी स्वर लिपि। ठीक है ना, क्योंकि सोल्फा न्यूमिन्स अचीव ये तो चल नहीं रही है। ग्रांड स्टाफ के लिए सारणी, क्योंकि ये जो बनता है स्टाफ, इसके लिए सारणी का नाम दे दिया गया है। ठीक है ना, जिसमें 11 लाइनें होती हैं, लेजर लाइनें होती हैं, उसका जो प्रयोग होता है, इसको बेस क्लिप और ट्रबल क्लिप में बांट कर किया जाता है, तो उसको उस पैटर्न को, उस चित्र को सारणी का नाम दे दिया है। ठीक है। तो कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम पढ़े हुए नहीं रहते हैं, उसको हम अपने मन स्थिति से बना करके करते हैं कि नहीं यार ये चीज़ है, क्योंकि न्यूमिन्स चलती नहीं, चीव चलती नहीं, सोल्फा सबसे पुरानी पद्धति है। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में तो ग्रांड स्टाफ चल रही है, तो ग्रांड स्टाफ क्या है, वो एक सारणी है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे ने वल्लभ दास से निम्न वाद्य सीखा। अच्छा क्वेश्चन है। जब आपने जीवनी पढ़ा होगा भारतखंडे जी का, तो आपको पता चला होगा कि अपने जीवन काल में भारतखंडे जी ने बहुत सारे गुरुओं से सीखने का कार्य किया। उसमें से एक वल्लभ दास जी भी थे। तो वल्लभ दास जी से उन्होंने क्या सीखा हुआ था, सारंगी बजाना सीखा था, वीणा बजाना सीखा था, सितार बजाना हुआ सीखा था, या सरोद बजाना हुआ सीखा था, क्या सीखा था उन्होंने, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। जवाब दें आप लोग। सेठ वल्लभ दास जी से क्या सीखा भारतखंडे जी ने, सरोद सीखा, सितार सीखा, वीणा सीखा, या फिर सारंगी सीखा, क्या सीखा। चलिए जवाब दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, उम्मीद है आप लोगों ने अपना रिप्लाई कर दिया होगा ऑप्शन के माध्यम से। तो चलिए हम लोग आते हैं जवाब जानने के लिए। आप में से जिसका जिसका जवाब आया है ऑप्शन बी, सितार। ठीक है। सेठ वल्लभ दास जी से विष्णु नारायण भारतखंडे जी ने क्या सीखा हुआ था, सितार की शिक्षा ली हुई थी। तो सितार जिसने चूज़ किया हुआ, उनका जवाब बिल्कुल सही है। बाकी लोग इस चीज़ को याद कर लें। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, स्वर मेल कलानिधि के लेखक। ये सब क्वेश्चन तो मैक्सिमम बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि पुस्तक का नाम दे दिया, उसके राइटर का नाम पूछ लिया। ठीक है, राइटर का नाम दे दिया, उसकी पुस्तक का नाम पूछ लिया। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप अमूमन देखेंगे 1-2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, परीक्षा चाहे जो भी हो। तो आज आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है कि स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है। रामामात्य जी, सोमनाथ जी, भरत जी, कल्लीनाथ जी। स्वरमेल कलानिधि के लेखक
स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है? रिप्लाई करें आप लोग। कल्लीनाथ, राममात्य लिखा, वो रामामात्य रहेगा, ठीक है ना। सोमनाथ भरत किसने लिखा हुआ है? चलिए, आप में से जिसका जिसका जवाब है ऑप्शन ए कल्लीनाथ, उनका जवाब सही है, ठीक है। स्वरमेल कलानिधि के रचनाकार कौन है? कल्लीनाथ जी हैं। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, अच्छा क्वेश्चन। उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित हैं? दिल्ली पूर्वी घराना, पंजाबी, भिंडी बाजार घराना, किस घराने से संबंधित है आपके उस्ताद जाकिर हुसैन? दिल्ली पूर्वी घराना, पंजाबी या भिंडी बाजार? आप जवाब दें इसका। उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि तबले की बहुत बड़े फनकार रहे और सबसे अग्रणीय तबला वादक के रूप में उनको जाना जाता है। 13 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार विजेता रहे वो, और अभी बहुत ही जल्द उनका देहांत हुआ है। और तबला के पर्याय के रूप में जाकिर हुसैन का नाम जाना जाता था। जो आदमी संगीत से नहीं जुड़ा है वो भी जाकिर हुसैन का नाम जरूर जानता था। अपनी कला को इतनी ऊंचाई तक लेकर गए थे जाकिर हुसैन साहब। तो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है ये कि जाकिर हुसैन साहब किस घराने के थे? दिल्ली के थे, पूरब के थे, पंजाबी घराना था या फिर भिंडी बाजार घराना था? इसका सही जवाब चुनिए आप। ऑप्शन ए, बी, सी, डी जो भी आपको उचित लगता है आप उसके माध्यम से अपना रिप्लाई दे दें, अपना जवाब दे दें। ठीक भैया, चलिए, उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अपना रिप्लाई दे दिया होगा, अपना जवाब दे दिया होगा। और आप में से जिस जिस भी महानुभाव ने ऑप्शन सी पंजाबी घराना चूज़ किया है उनका जवाब सही है। जाकिर हुसैन साहब का संबंध किससे था? पंजाब घराने से था, तबले के पंजाब घराने से। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हारमोनियम वाद्य है, अच्छा क्वेश्चन है। शुरुआत में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के कि हारमोनियम किस श्रेणी का वाद्य है? तत्वाद्य, सुशिरवाद्य, विततवाद्य, घनवाद्य? तत्वाद्य है, सुशिरवाद्य है, विततवाद्य है, घनवाद्य है। वाद्यों की श्रेणियाँ आप लोगों को बताई गई होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि हारमोनियम किस श्रेणी का वाद्य है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल लिमिटेड समय आपके पास है, आप अपना जवाब दें जितना जल्दी हो सके। परीक्षा में जितना आपको समय मिलता है उससे ज़्यादा समय यहाँ आपको मिल जा रहा है, ठीक है। जबकि परीक्षा में अगर गलती कर गए तो फिर भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ तो मान लो कि आदमी मैनेज कर लेगा। चलिए, हारमोनियम भैया आएगा सुशिर वाद्य की श्रेणी में। तो आप में से जिसका जिसका ऑप्शन बी सही है, जिसने से ऑप्शन बी को चूज किया उनका जवाब सही है। हारमोनियम की श्रेणी में आएगा, सुशिर वाद्य की श्रेणी में। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राग बसंत का संवादी स्वर है। राग बसंत का संवादी स्वर है षड्ज, निषाद, पंचम या शुद्ध मध्यम? राग बसंत का संवादी स्वर है, राग बसंत का संवादी स्वर है षड्ज, निषाद, पंचम या शुद्ध मध्यम? जवाब दें आप। समय आपका चल रहा है। और राग का जो पैटर्न है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। राग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछता है, तो आप लोग रागों से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो उनको जरूर सॉल्व आउट करने का प्रयास किया करिए, ठीक है, रागों से जुड़े हुए क्वेश्चन को। चलिए, आते हैं इसके उत्तर पे, इसके जवाब पे आते हैं। रागों को आप तैयार करिए, ताल को तैयार करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे और बड़ा ही डिफिकल्ट टाइप का हो जाता है क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, षड्ज,
ठीक है, जिसने इसने सर्च पे क्लिक किया हुआ उनका जवाब सही है, बाकी लोग उसको सुधार लेंगे, या फिर अगर सबको जवाब आ रहा था तो बड़ी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, नौहर बानी घराना है। नौहर बानी जो है वो क्या है, घराना है। ख्याल का, कथक का, ध्रुपद का, धमार का। यहाँ पे धमर हो गया है, ठीक है, इसको धमार कर लें आप लोग, ठीक है, इसको धमार कर लीजिए, ठीक है। ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठीक है। कहीं के नौहार बानी होता, कहीं नौहर बानी होता है, ठीक है। तो उसमें जो आप पढ़े हों आप उसी के अकॉर्डिंग दीजिए कि नौहर बानी जो है वह किसका घराना है। ख्याल का है, कथक का है, ध्रुपद का है, धमार का, किसका घराना है ये। आप लोग शीघ्रता से अपने जवाब दें। टेस्ट लेने का जो हम लोगों का उद्देश्य है वो मात्र एक उद्देश्य है कि टेस्ट के माध्यम से जो बच्चे हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक बार आकलन कर लेंगे कि यार जो हमारी तैयारी चल रही है वो किस लेवल तक चल रही है और हमको कितना तैयार करना है अपने आप को। कुछ लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, किस प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, कहाँ मुझे चीज़ें मिलेंगी। तो उनके लिए थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन उनको दे देना कि भाई हम आप जो सोच रहे हैं उस काम को हम कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको उससे रिलेटेड जो भी और भी मार्गदर्शन हमारी तरफ से होगा हम उसको दे सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप में से जिसका जिसका जवाब नौहर बने, ध्रुपद, ऑप्शन सी आया हुआ है, उनका जवाब सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचम सवारी ताल की मात्राएं होती हैं। अभी मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था कि ताल वगैरह, राग वगैरह की जानकारी पूरी रखिए, ठीक है। और ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया हुआ है कि पंचम सवारी ताल की मात्राएं होती हैं 5, 10, 14 या 15। बोर्ड में सारे क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछने वाले नहीं हैं, ठीक है। आप जब एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको देखने के बाद आप कहेंगे अरे यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, जो लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वो जो आयोग होता है वो एक मैनेज करके पेपर बनाया हुआ होता है कि सब बच्चों को कुछ न कुछ आता रहे, मतलब इतना लेंदी ना बना दो कि शुरू के 4 प्रश्न करने के बाद उसका दिमाग घूम जाए, वो आगे उस चीज़ को अटेंड ही न कर पाए। तो एक स्ट्रैटेजी होती है, तो उस स्ट्रेटजी को भी फॉलो करने का प्रयास किया गया कि क्वेश्चन हर तरह के हों, अच्छे क्वेश्चन भी हों, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी हों, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें बच्चों को दिमाग भी लगाना पड़े कि यार अगर ये चीज़ तो मैं कहीं पढ़ा नहीं हूँ, इसकी जगह पे क्या हो सकता है, उसके समतुल्य क्या हो सकता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों के सामने आते हैं और प्रयास हमने किया उस तरह क्वेश्चन बनाने का। तो इसीलिए हमने ग्रांड स्टाफ वाला जो आपको बताया हमने, वो जो चीज़ लिखा हुआ था आपको वो चीज़ लिखी हुई कम मिलेगी, बाय द वे कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उस तरह से क्वेश्चन घुमाने का प्रयास किया गया। चलिए, ये क्वेश्चन आपका था पंचम सवारी ताल कितनी मात्राओं की होती है। तो आप में से जिसका इसका जवाब है कि पंचम सवारी ताल जो है वो 15 मात्रा की ताल है, ठीक है। ऑप्शन डी जिसने इसने चूज किया उनका जवाब सही भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, उस्ताद फयाज खान का उपनाम क्या है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। उस्ताद फयाज खान का उपनाम क्या है। नाद पिया, प्रेम पिया, राम रंग, शोक पिया। उस्ताद फयाज खान का उपनाम क्या है। देखिए, पहले जो कलाकार थे सबके उपनाम थे, जैसे हमारे आपके भी उपनाम होंगे, ऑन रिकॉर्ड कुछ और नाम होगा और घर का कुछ और नाम होगा, निक नेम जिसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही इस फील्ड में भी कलाकारों के कुछ उपनाम बताए गए, तो वो उपनाम क्या थे फयाज खान के, आपको वो बताना है, ठीक है। बताएं आप। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग एकदम इजी गोइंग इसको बता दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ऑप्शन ABCD के हिसाब से आप अपने जवाब दे लें। चलिए, अब मैं बता रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा कि आपका जवाब सही है कि सही नहीं है। प्रेम पिया, ठीक है। एक्चुअली फयाज खान साहब जो थे वो राइटिंग का भी काम करते थे, कविताओं को लिखने काम करते थे, गीतों को लिखने काम करते थे, और जब वो कविताएं वगैरह जब लिखते थे या फिर जो बंदिशें वगैरह वो बनाते थे उसको प्रेम पिया के नाम से बनाते थे, ठीक है। तो प्रेम पिया उनका एक उपनाम था, ठीक है। जैसे भारत खंडे का चतुर पंडित था, ठीक है। आगे देखिए, ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। ग्वालियर जो कि बहुत प्रसिद्ध गायन का घराना है, उस घराने के संस्थापक के रूप में हम किसको जानते हैं। नत्थन पीर बख्श साहब को जानते हैं, अब्दुल करीम खान साहब को जानते हैं, हद्दू खान साहब को जानते हैं, कादिर बख्श साहब को जानते हैं, ठीक है। ग्वालियर घराने के
संस्थापक के रूप में किसको जानते हैं? नत्थन पीर बख्श को जानते हैं, अब्दुल करीम खान को जानते हैं, हद्दू खान को जानते हैं, कादिर बख्श साहब को जानते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिए हुए ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो ज़्यादा एथेंटिक है उस चीज़ को मानना उचित रहेगा। ठीक है, कुछ नाम ऐसे हैं जिनको देख करके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार हमने तो एक किताब में ये भी पढ़ा हुआ था, एक किताब में ये भी पढ़ा हुआ था, सही किसको मानूं? ठीक है, तो बोर्ड जिसको प्रीफर करता है, बोर्ड जिसको सही मानता है, मैं प्रयास करूंगा कि वो चीज़ आपको बताऊं। उम्मीद है आप लोगों ने अपना रिप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, आइए उत्तर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग कई जगहों पे हद्दू खां साहब का भी नाम पढ़े होंगे, लेकिन इसका सही ऑप्शन आप लोग जब आएगा तो नत्थन पीर बख्श को दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, नत्थन पीर बख्श को ग्वालियर घराने के संस्थापक के रूप में मान्यता प्राप्त है, माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कथकली यहाँ का नृत्य है, मैं वहाँ पे यह हो गया है, मैं उसको यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, कथकली यहाँ का नृत्य है, कर्नाटक का है, केरल का है, चेन्नई का है, महाराष्ट्र का है। कथकली डांस फॉर्म का संबंध, सीधे संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है, केरल से है, चेन्नई से है, महाराष्ट्र से है। कथकली का सीधा संबंध कहाँ से है? डांस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इस लेवल तक के क्वेश्चन वोकल वालों के लिए भी, इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए भी पूछेगा। तो जो लोग अपना वोकल से भरे हों, इंस्ट्रूमेंट से भरे हों, डांस से भरे हों, जिस भी विषय कोड से भरे हुए हों, उनके लिए क्वेश्चन जो है वो साधारण नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। कथकली एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और ये पूछ रहा है कि वो कहाँ का फॉर्म है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब है मेरे भैया ऑप्शन बी, केरल। तो जिसका जवाब केरल है उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी लोग मिला लें उसको। उम्मीद है कि इसका आप लोगों ने सही जवाब ही दिया होगा। ओडिसी नृत्य में ताल वाद्य होता है, ओडिसी डांस फॉर्म है, वो भी आपका क्या कहते हैं कि क्लासिकल डांस फॉर्म के अंतर्गत आता है ओडिसी। तो ओडिसी में पूछ रहा है कि उसमें जो संगत वाद्य होता है वो क्या होता है? मृदंगम होता है, तबला होता है, पखावज होता है, ढोलक होता है, क्या होता है? ओडिसी में क्या होता है? ओडिसी नृत्य में ताल वाद्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए मृदंगम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी पखावज, ऑप्शन डी ढोलक। कौन सा होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप जवाब दें इसका। ओडिसी नृत्य में ताल वाद्य कौन सा होता है? सॉरी, चलिए ओडिसी नृत्य में भैया जो तालवाद्य, सब के सब तो तालवाद्य ही हैं, लेकिन ओडिसी नृत्य में जो तालवाद्य यूज होता है उसको पखावज बोलते हैं। ठीक है, पखावज जो होता है वो वाद्य के रूप में यूज होता है, टांग के उसको गले में लोग बजाते रहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, सारंग देव ने लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा भैया सारंग देव ने? गीत गोविंद लिखा, संगीत रत्नाकर लिखा, चतुर्दंड प्रकाशिका लिखा, दत्तिलामू नहीं दत्तिलम था। ठीक है, इस पर मिसटाइपिंग हो गया है, दत्तिलम मान लो आप। ठीक है ना, ये दत्तिलम, इसको आप दत्तिलम कर लो। दत्तिलम, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, चतुर्दंड प्रकाशिका और दत्तिलम। चूँकि बहुत बड़े राइटर थे सारंग देव जी, सबसे मशहूर राइटरों में से एक आप समझ लीजिए। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप सबने इसका जवाब दे दिया होगा अभी तक, ऑप्शन देख करके ही कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस पर ज़्यादा समय हम लोग नहीं लगाते हैं। आप में से जिसका इसका जवाब है ऑप्शन बी संगीत रत्नाकर, उनका जवाब सही है। 13वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखा गया, 7 अध्यायों में लिखा गया, इसको सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो लोग यहाँ क्लास में सीपी स्मार्ट क्लास में पढ़े होंगे, क्लास ज्वाइन करके, उनको इसके बारे में पूरी डिटेलिंग दी गई होगी। ठीक है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है सारंग देव। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत में मेल थाट शुद्ध, मतलब कहने का इसका सेंस है कर्नाटकी संगीत में शुद्ध मेल किसको माना गया है? शुद्ध थाट जो होता है वो कौन सा माना जाता है?
ठीक है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में बिलावल को मान लिया जाता है, उस तरह से दक्षिण भारत में शुद्ध मेल किसको माना जाता है? कनकांगी को, हनुमत तोड़ी को, खरहर प्रिया को या शंकराभरण को? शुद्ध मेल या शुद्ध थाट कौन सा माना जाता है? धीर शंकराभरण को माना जाता है, खरहर प्रिया को माना जाता है, हनुमत तोड़ी को माना जाता है, कनकांगी को माना जाता है। कहीं कहीं कनकांगी है, कहीं कहीं कनकांगी है, सेंस उसका वही है। जवाब दें आप लोग। उम्मीद है आपने रिप्लाई कर दिया होगा और चलते हैं इसके सही जवाब की तरफ। तो भैया आप में से जिसका जिसका जवाब है ऑप्शन डी कनकांगी, ठीक है। कनकांगी वहाँ पे क्या किया जाता है? शुद्ध मेल माना जाता है। जो धीर शंकराभरण है उत्तर भारत के बिलावल के समान है, ठीक है। बिलावल यहाँ का शुद्ध थाट है, ठीक है। चलिए आगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि माई म्यूजिक माई लाइफ किताब के रचनाकार कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के रचनाकार कौन है? पंडित रविशंकर हैं, उस्ताद अली अकबर खां हैं। वहाँ पे अली हो गया, इसको इरेज कर लीजिए, आपको अली अकबर लिखा हुआ है, ठीक है। अली अकबर खां साहब हैं और सॉरी हटाना था। अली अकबर खां साहब हैं या फिर पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हैं या फिर पंडित तारानाथ हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के रचनाकार कौन है? रविशंकर जी हैं, अली अकबर साहब हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर जी हैं या फिर पंडित तारानाथ जी हैं? माई म्यूजिक माई लाइफ, रिप्लाई करें आप लोग। चलिए बहुत अच्छा। आप में से जिसका इसका जवाब है ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, उनका जवाब बिल्कुल सही है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के रचनाकार कौन है? पंडित रविशंकर जी हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यह प्राचीन अनिबद्ध गान का भाग है। उसको गान कर लीजिए, गान बस लिख के मिस हो गया है वो, ठीक है। प्राचीन अनिबद्ध गान, प्राचीन अनिबद्ध गान का भाग है। आप ऑप्शन देख लीजिए। गान, अनिबद्ध गान निबद्ध गान होता है ना, तो वही पूछ रहा है कि प्राचीन अनिबद्ध गान का भाग है। मंद्र आलाप, इसको रापका नहीं, इसको रूपका कर लीजिए, ठीक है ना। इसको रूपका आलाप कर लीजिए, ठीक है। रूपका आलाप, पहला ऑप्शन है मंद्र आलाप, दूसरा है रूपका आलाप, तीसरा है नूम तुम आलाप और चौथा है संचारी आलाप। तो प्राचीन अनिबद्ध गान का भाग कौन सा है? मंद्र आलाप है, रूपका आलाप है, नूम तुम आलाप है या संचारी आलाप है? कौन सा आलाप है? रिप्लाई करें आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा और आप में से जिनका जिनका जवाब ऑप्शन बी रूपका आलाप है, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है भैया। तो चलिए इस छोटे से टेस्ट के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आया, कुछ चीज़ों को आप लोगों को रिवाइज कराया और कुछ चीज़ें में भी आपने जानी होंगी और कुछ चीज़ों को लेकर के आप कॉन्फिडेंट हुए होंगे। तो हमारा उद्देश्य भी यही था कि आप अपने आप को रिवाइज करते रहें, अपने आप को प्रिपेयर करते रहें और इसी तरह से हम और वीडियोज़ लेके आप लोगों के लिए आते रहेंगे और जैसे संभव होगा हम लाइव क्लास के माध्यम से भी आपसे जुड़ेंगे ताकि आप तक हमारी जो बात हो वो बिल्कुल डायरेक्ट हो। और फिर से जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ स्मार्ट क्लास आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, तैयार है।
आपको किसी भी तरह कोई सहायता अगर म्यूज़िक रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं। जो भी इंटरेस्टेड व्यूवर्स हों, जिनको आवश्यकता हो कि नहीं मुझे क्लास करनी है, तो आप एक बार क्वेरी ज़रूर हमारे यहाँ कर लें कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्था चल रही है, कौन सी क्लासेस चल रही हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर आपने सीपी स्मार्ट क्लास को चूज़ किया हुआ है तो आपकी उम्मीदों पर हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। और इन द लास्ट जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि एरर इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन, और हर व्यक्ति से वो चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर बाय द वे इस क्लास में मुझसे कोई अगर बात इधर उधर हो गई हो तो मैं उस कमी को दूर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तत्पर हूँ। आप अपने ऑप्शन अपने कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहा करिए। अगर कोई चीज़ आगे पीछे हुई है तो उसको हम लोग मैनेज कर लिया जाएगा, किंतु आपकी तैयारी सतत चलनी चाहिए, हमारा प्रयास है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने प्रयास को आगे बढ़ाते रहें और हमारे चैनल से जुड़ते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को थोड़ा सा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके भाई बंधु जो हैं उन तक हमारी बात पहुँच सके। और तब तक के लिए थैंक यू। महादेव।